वेलकम टू डे 43 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो चलिए अगेन आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिटरमिनेंट चैप्टर को, जहां पे हमने कल के सेशन में आप लोगों को सिखाया था कि क्या होता है एडजॉइंट और किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करते हैं बेसिकली, है ना। तो अच्छा, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ वहां पे मैं शेयर कर देता हूँ। किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट होता है इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, और पर्सनल ऑनलाइन क्लास के लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। आज का हमारे पास जो डिस्कशन होने वाला है उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम, है ना, इक्वेशन। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस टॉपिक को भी डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा छोटी सी चीज है, तो कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत जो है वो हमें नहीं है, ठीक है। चलो, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स की, और बात कर रहे हैं कि हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। जब हम उसका डिटरमिनेंट, देखो मैट्रिक्स देकर आपसे डिटरमिनेंट पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर उसका हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं और वो आ जाए जीरो, तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स अगर मान लो इसका ए लिया था हमने वो मैट्रिक्स को, तो उसका डिटरमिनेंट हमने निकाला तो ए मॉड्यूलस निकलेगा जो कि जीरो होगा, ठीक है। और तो उसी का अगर हम इनवर्स निकालना चाहते हैं तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता ये आगे चल के आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल छोटी सी चीज है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको नहीं समझा सकता, उसके पीछे का कुछ रीजन है, वो भी आपको तभी समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या रीजन है और मैं क्यों नहीं बता रहा था यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है, अगेन कोई अगर मैट्रिक्स है मेरे पास, तो उसका मैंने क्या निकाला? डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला। और अगर मैंने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाला तो वो जीरो के इक्वल नहीं आया। क्या नहीं आया? जीरो के इक्वल नहीं आया। अच्छा, जीरो नहीं आया तो क्या आ सकता है? नेगेटिव आ सकता है और पॉजिटिव रियल नंबर आ सकते हैं। कोई सा भी रियल नंबर आ सकता है, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव आ सकता है। क्या इतनी सी बात समझ में आती है आप लोगों को? तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये ए है, एक मैट्रिक्स है 2 4 1 7, और मेरे को पता करने का है कि इसकी ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर होगा या नॉन सिंगुलर होगा वो पता चलेगा इसके डिटरमिनेंट के वैल्यू से। तो क्या आप इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हो? जरा बताना, है ना। इजीली निकाल सकते हैं हम। क्रॉस कर दो, इसे इसको करेंगे 7 दूनी 14, बीच में माइनस 1 4 जा 4, तो आया कितना? 10। क्योंकि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास क्या आया? नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए ये जो ए था वो आपके पास नॉन सिंगुलर था। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप सभी को? आगे वाली बात समझ में, नॉन सिंगुलर है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को ऐसा दे दिया, ए दे दिया और मैंने यहां पे दे दिया कि 1 है, फिर यहां पे आपके पास 7 है, फिर यहाँ पे आपके पास 2 है और यहाँ पे आपके पास 14 है, और मैंने बोला कि आप क्या निकालो भाई? डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे 1 14 जब 14, बीच में माइनस 2 7 जब 14, 14 माइनस 14 क्या आया? जीरो। तो क्योंकि आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आया? जीरो, इट मीन्स in this time this given matrix will be singular matrix। बताओ किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? वैसे मैंने 2x2 का लिया ताकि मैं जल्दी आप लोगों को समझा सकूं। आप 3x3 का भी मैट्रिक्स लेंगे तो डिटरमिनेंट तो निकालना सिखा दिया, वो भी 6 तरीके से, 7 तरीके से निकालना सिखा दिया। स्टार्टिंग से देखिएगा, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या इतनी सी बात समझ में आई कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की हम क्या बात कर रहे हैं? डन है यहां तक? चलो अब हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। अब ये कहां से आता है सर? कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्या मतलब होता है? एक चीज बताइएगा, ये जो कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब बोलोगे सर कहां पढ़ा हुआ है? हमने तो नहीं पढ़ा हुआ है। पढ़ा हुआ है। समझाता हूं। ये ना आप लोगों ने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। अगर आप सीबीएसई में हैं तो भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, और अगर आप आईसीएसई में हैं तो आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। 9th क्लास में ही पढ़ लिया होगा, और नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ। देखो, कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन कैन बी फाउंड और नॉट। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ये मतलब होता है। दो तरह के सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं। एक आपके पास होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है आपके पास? कंसिस्टेंट। और एक होता है इनकंसिस्टेंट।
मीनिंग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इनकंसिस्टेंट। और मीनिंग बता दिया कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या मीनिंग है। कंसिस्टेंट होगा इट मींस सॉल्यूशन कैन बी फाउंड, सॉल्यूशन कैन बी फाउंड, है ना। इनका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके पास निकलेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है आपके पास, इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है आपके पास, सॉल्यूशंस कैन नॉट बी फाउंड, कैन नॉट बी फाउंड। समझ में आ रही है इतनी बात, तो मतलब ये नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन को दिखाता है। अगर सीबीएसई वाले स्टूडेंट होंगे तो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो उनको हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझाते हैं। 9th क्लास वाले आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के नाम से आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 आई थिंक, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता था सॉल्यूशन आपके पास निकल सकता था, और अगर और भी थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं 9th 10th के अकॉर्डिंग, सीबीएसई और आईसीएसई के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे हम समझाते थे कि ये जो कंसिस्टेंट होता था उस केस में दो केसेस निकल कर आते थे। एक होता था जिसमें हम बोलते थे कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और दूसरा केस होता था आपके पास मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसको बोलते थे। और एक इनकंसिस्टेंट के केस में बताते थे कि नो सॉल्यूशन डायरेक्टली बोलते थे, नो सॉल्यूशन बोलते थे इसमें। समझ में आई इतनी बात, ठीक है ना। ये आपके पास पैरेलल की कंडीशन होती थी, ये आपके पास कंसिस्टेंट में ही यूनिक सॉल्यूशन को हम बोलते थे इंटरसेक्टिंग लाइन, और जब मैनी सॉल्यूशन होती थी तो उस केस में बोलते थे कोइंसिडेंट लाइन, एक दूसरे को ऊपर आ जाता था। तो ये छोटी छोटी चीजें हमने पहले से जो है वो डिस्कशन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की क्या बात है और यहाँ पे हम किस तरीके से डील करेंगे। एक मैं क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं, ठीक है ना। और ये चीज आएगी ना तो आगे अगला जो नेक्स्ट जो सेशन लेने वाला हूं वो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाने वाला, अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहां गया भाई, गिव मी सम सेकंड्स प्लीज, लेट मी फाउंड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यस, दिस इज द क्वेश्चन। 2x2 में मतलब करवाने का कोई मेरे हिसाब से ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3x3 से पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 3x3 वाला ही मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि 4x माइनस 5y, 4x माइनस का 5y और माइनस का 2z, माइनस का 2z इज इक्वल टू 2 है। दूसरा है 5x माइनस का 4y माइनस का नहीं प्लस का 2z है, और इक्वल टू में आपके पास माइनस का 2 है। और नेक्स्ट है आपके पास 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y और प्लस का 8z इज इक्वल टू में आपके पास माइनस का 1 है। इसमें हमसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि टेस्ट फॉर द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यही लिखा था मैंने यहाँ पे भी, देखो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और यही आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके पास दिया गया है कि आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। वो चीज अभी हम समझा देंगे, बिंदास रहिए। सबसे पहली चीज, अगर कभी भी ऐसा 3 क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन आ जाए कि भाई आप टेस्ट कीजिए, है ना, टेस्ट कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो इस केस में आपका जो सबसे पहला काम होगा वो काम होता है आपके पास ए, बी एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का। अब क्या होता है ये समझाता हूं। जो ए होता है ना, ए, वो आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं इन सभी इक्वेशंस के, ये वाले ये जैसे कि 4 हो गया है ना, एक्स का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, वाई का कोफिशिएंट माइनस का 5 है तो यहाँ पे माइनस का 5 लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास माइनस का 2 है, फिर ये वाला आपके पास 5 है तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस का 4 हो गया, फिर यहाँ से आपके पास 2 हो गया। फिर सिर्फ इधर में से इक्वल टू नहीं जाना है, इक्वल टू में नहीं जाना है, जब ए की वैल्यू आप निकाल रहे होंगे तो इक्वल टू में नहीं जाएंगे। फिर यहाँ से 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपके पास 8 देखने को मिल रहा है। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है, यहां तक क्लियर है कि ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। दूसरा निकालना होता है हमें बी, है ना, बी इस तरीके से लिखना है 3x1 के फॉर्म में, जो कि आपके पास 2 है और माइनस का 2 है और माइनस का 1 आपको देखने को मिल रहा है। ये जो इक्वल टू में होते हैं उनको हम बी बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? एक और चीज होता है जो कि होता है आपके पास एक्स, हालांकि यहाँ पे कुछ यूज नहीं है इस एक्स का, कैपिटल एक्स की बात कर रहा हूं मैं, उसमें सभी वेरिएबल्स आते हैं जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में यूज हुए रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास एक्स, वाई एंड जेड यूज हुआ है, बोलो हाँ या नहीं, एक्स, वाई एंड जेड यूज हुआ है। हालांकि फिलहाल हम यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे,
समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन अगले वाले जो सेशन होने वाले हैं, कल वाले सेशन होने वाले हैं, उसमें ये बेहतरीन तरीके से यूज होने वाला है, बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलो अब समझाता हूं इसमें हम क्या बात कर रहे हैं। देखो, जब हम कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। क्या कर दीजिए, ए का डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। अब जैसे ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा, मैं रो 1 के अबाउट ही एक्सपेंड कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट कैंसिल कैंसिल, इसको करेंगे माइनस का 32, फिर माइनस का 4 हो जाएगा। सेकंड माइनस लेंगे और -5 है तो इसलिए प्लस का 5 हो जाएगा। रो और कॉलम गायब हो जाएगा। 8 × 40 माइनस का 4 हो जाएगा, और फिर प्लस का लेंगे तो प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। रो और कॉलम गायब हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 में से माइनस करेंगे 2 चौके -8, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये चीज तो मतलब आना चाहिए भाई, बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, डन है। नेक्स्ट आपके पास तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस का 36 हो गया, माइनस का 36 हुआ ना, माइनस का 36, तो 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 36 हुआ, बीच में प्लस, ये 5 इंटू में 76 हुआ, और फिर ये माइनस का 2 इंटू में 10 × 18 हुआ। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 6 चौके 24 के 4 बच गए 2, 4 × 12 2 44, तो ये हो गया माइनस का 144, और 6 × 30 के 0 बच के 3, 7 × 35 और 3 हो गया आपके पास 38, और ये प्लस का है, और ये माइनस का 18 दूनी 36 हो गया। तो ये हो जाएगा 300, कैसे हो गया देखते हैं, एक मिनट, 300 हो ही जाएगा, हाँ हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो डिटर्मिनेंट की ये जो वैल्यू है 0 आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए। 0 क्यों नहीं आया, 0 नहीं आएगा तो फिर बात कैसे बनेगी। इसमें 0 आया है या नहीं आया, लेट मी चेक इट वंस। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो 0 आ रही है इसमें, मतलब कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक किया है। फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 80 था या 40 था, मैंने 40 पढ़ा था, 80 कैसे लिख दिया मैंने। इसको चेक करता हूँ मैं, माइनस का 5, ये रो और कॉलम गायब, 25 40, बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे 80 लिख दिया था ना। दिस वॉज 40, दिस वॉज 40, दिस वॉज 40, जब भी तो कहूँ, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। एक्सप्लेन कुछ करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन कुछ हो जाएगा। अब इसको 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 5 मल्टीप्लाई का 36, समझ रहे हो। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 25 कितना होता है, 180 होता है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 180, और ये 18 दूनी माइनस का 36। अब देखो इसको करेंगे तो माइनस का 180 आएगा, और ये प्लस का 180 है, तो कितना हो गया आपके पास 0। क्या इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या मतलब है, वो चीज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक डन है, यहाँ तक। अब इधर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन कैन बी फाउंड, और इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन कैन नॉट बी फाउंड। लेकिन अभी मैंने कब कब सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, कब कब सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता हूँ, ये चीज मैंने नहीं बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता देता हूँ, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब नॉन सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो ये इस केस में 100% क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, 100% ये कंसिस्टेंट होगा। क्लियर हुई इतनी बात। और इस केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा भी तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, कंसिस्टेंट होगा, एंड इस केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन जो आपके पास निकलने वाला है। क्लियर है इतनी बात, डन है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। लेकिन तब का क्या सर, जब ए की डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो इस केस में सिस्टम जो है ना दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब कंसिस्टेंट होगा तो कब होगा, अगर आपके पास अरे भाई चलिए, तो हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट की। यहां तक मैंने आप लोगों को समझाया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला था कि जब भी कभी 0 नहीं आएगा तो उस केस में क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट होगा तो आपके सॉल्यूशन तो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। और कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब x की एक यूनिक वैल्यू, y की एक यूनिक वैल्यू और z की भी एक यूनिक वैल्यू मिलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ये जो चीज है वो कौन सी कंडीशन है, याद आया, अभी अभी तो समझाया था, नॉन सिंगुलर वाली कंडीशन है, याद आया ना, ठीक है ना। अच्छा, ये वाली कौन सी कंडीशन है भाई, सिंगुलर वाली कंडीशन है।
सिंगुलर वाली कंडीशन है। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अच्छा एक चीज बताइएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी हम कंसिस्टेंट कह चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा कंसिस्टेंट होगा तो इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पे जब आपके पास कंसिस्टेंट आपने बोला तो यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन जब इस केस में होगा तो उस केस में आपके पास मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं। इस केस में आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आई? डन है। लेकिन ये कंडीशन कब अराइज होंगे? और इस केस में आपके पास इनकंसिस्टेंट के केस में तो नो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, नो सॉल्यूशन। तो ऐसा कोई कंडीशन हमें देखने को मिलेगा क्या? यस, आपके पास कंडीशन देखने को मिलता है। इस वाली केस में जब हम कंसिस्टेंट की बात करते हैं तो आपको निकालना पड़ता है एडजॉइंट किसका? ये जो ए मैट्रिक्स हमने निकाला था उसकी, तो एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू कर देना होता है उसको बी से, जो हमने आपको बी निकलवाया था ये वाली। तो अगर वो जीरो के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए? जीरो, तो उस केस में हम बोलते हैं वो क्या है? कंसिस्टेंट है या फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। फिर हमें उसे सॉल्व भी करना पड़ता है, जिसका सॉल्यूशन निकल सकता है उसको हम सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे? करना पड़ेगा भाई, तो हम करके दिखेंगे। ठीक है, अगली चीज नो सॉल्यूशन की बात करते हैं। किसकी? नो सॉल्यूशन की। तो इस केस में कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि हम निकालेंगे एडजॉइंट किसका? ए का निकालेंगे। अच्छा, उसको हम इंटू कर देंगे किससे? बी से। लेकिन अब की बार वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा, और अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आया तो वो इनकंसिस्टेंट हो गया, और इनकंसिस्टेंट हो गया तो हम उसमें तुरंत लिख देंगे नो सॉल्यूशन, और जैसे हम उसमें नो सॉल्यूशन लिखेंगे हमारा काम बन गया, वहीं पे छोड़कर हम आगे निकल जाएंगे, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नो सॉल्यूशन में का मतलब क्या हुआ? आगे सॉल्व करना नहीं है। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इस चीज को दिमाग में अच्छे से डालिए, ताकि कल के सेशन में जब आप लोगों को इसके बेस पे बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू कराऊंगा मैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन से आपको मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा सारी चीजें। ठीक है ना, इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक रखेंगे हम, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ ज्यादा नहीं पढ़ना, 15 से 20 मिनट डेली करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, आगे तो हाँ, तो यहाँ पे आपको ए और बी निकालना आगे होगा जब भी कभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया रहेगा। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे, इस केस में तो जीरो आया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, वो हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, सारी चीज आपको समझाएंगे अगली वाली वीडियो में। अभी इस वाले पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो ए का डिटरमिनेंट अगर आपके पास जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर, हमें पता है नॉन सिंगुलर के केस में सिंपल वो कंसिस्टेंट होता है, और कंसिस्टेंट भी कैसा वाला? यूनिक सॉल्यूशन वाला, एकदम एक एक वैल्यू, एकदम परफेक्ट वैल्यू निकलेगी। लेकिन अगर जीरो आ गया मतलब वो सिंगुलर हो गया, तो उस केस में दोनों कंडीशन अराइज हो सकते हैं, या तो सिंगुलर भी हो सकते हैं या तो नॉन सिंगुलर भी हो सकते हैं। अगर वो सॉरी कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं और इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। अच्छा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं, तो कंसिस्टेंट का मतलब तो सॉल्यूशन निकल सकता है। सर सॉल्यूशन तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे यूनिक सॉल्यूशन निकला था, यहाँ पे आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे। यहाँ भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ का तो तरीका अलग है, यहाँ का तरीका अलग है। ठीक है, समझाएंगे। और इनकंसिस्टेंट आ गया, और इसकी कंडीशन क्या होती है पता करने की कि भाई अगर जीरो आ रहा है तो हमें ये चेक करना होता है, अगर जीरो आ रहा है तो हमें ये चेक करना होता है, अगर ये जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ये जीरो नहीं आया तो आपके पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आई इतनी बात? ये एक जस्ट आपको मैंने ओवरव्यू आइडिया दिया, जस्ट यहीं से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।